हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है उसके सारे चैप्टर को, इसमें जो 11 चैप्टर है, टोटल 11 चैप्टर है, 1 to 11 चैप्टर को जो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही वीवीआई पॉइंट्स है इस नोट्स में, और यही नोट्स पढ़ के जो है मेरा भी सीटेट क्वालिफाई हुआ है, तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को भी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर कुछ प्रश्न छूट भी जाते हैं तो फिर उसको दोबारा भी देखने का प्रयास कीजिएगा। और इसके बाद जो है मैं ऑब्जेक्टिव सेशन भी एक ले आऊँगी मैराथन करके ही, जो सारे अभी आप लोग पॉइंट्स को पढ़िएगा, वो पॉइंट्स का जो है क्वेश्चन भी बना हुआ है मेरे पास, तो उसको भी मैं लाऊंगी, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना जो है शुरू करते हैं वीडियो। क्लास है हिस्ट्री, क्लास 6 की है, चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में जानना है इस चैप्टर में। तो आरंभिक लोग जो कुशल संग्राहक थे, वे जो है नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। जो आरंभिक लोग थे वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे। वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे। और वे कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। जानवरों का आखिर, शिकार तथा फल मूल खाते थे। वो क्या खाते थे, तो जानवरों का आखिर मतलब क्या होता है, शिकार करना। तो वे जो जानवरों का शिकार करते थे और फल मूल खा के अपना जीवन यापन करते थे। तो आप लोगों को पता चल गया कि आरंभिक लोग जो थे कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब क्या होता है कि वो जो है शिकार करके खाते थे, फल मूल खाते थे, मतलब अस्थायी रूप से बस गए थे। तो आरंभिक लोग जो है कुशल संग्राहक थे। और वो जो है नर्मदा, ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी। तो आप लोगों से ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आरंभिक लोग जो कुशल संग्राहक थे वो किस नदी के किनारे रहते थे। तो ऑप्शन में बहुत नदी होगा, तो आप लोगों को याद रखना है कि नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। और वही लोग जो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, तो जानवरों का शिकार करके, शिकार को जो है क्या बोला जाता है, आखेट, आखिर बोला जाता है शिकार को। तो वह जानवरों का आखिर करते थे तथा फल मूल खाते थे। इसमें से आप लोगों को 2-3 प्रश्न जो बस इसी पॉइंट से देखने को मिल गया होगा। इस तरह सारे पॉइंट्स को मैं नोट की हूँ और डिफाइन भी करते चलूँगी आप लोगों के साथ। फिर हम लोग देखते हैं उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। तो कितने वर्ष पूर्व, ये जो डेट भी कभी कभार जो है पूछ लिया जाता है। तो गेहूं और जो फसल को जो उपजाना आरंभ किया गया था वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में। और सुलेमान और किरथर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। और जो ये गेहूं और जौ की फसल जो उपजाना शुरू किया गया था, तो 8,000 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। उन्होंने जो भेड़, बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग जो थे भेड़ भी पालते थे, बकरी भी पालते थे, गाय भी पालते थे, बैल भी पालते थे। इन सारे जानवरों को जो है वो लोग पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और ये लोग कहाँ रहते थे, तो ये लोग गाँव में रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोग कहाँ निवास करते थे, तो गाँव में निवास करते थे। तो इसमें से भी तो बहुत सारे प्रश्न बन गए होंगे आप लोगों का। इस पॉइंट्स में मैं बता देती हूँ कि क्या प्रश्न बना होगा। आप लोगों को पूछा जाएगा कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि गेहूँ तथा जो फसल जो है सबसे पहले उपजाना कहाँ आरंभ हुआ, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले उपजाना आरंभ हुआ। फिर ऐसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि कितने वर्ष पूर्व जो है ये फसल गेहूं और जो उपजाना आरंभ किया गया था, तो 8,000 वर्ष पूर्व। फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि यहाँ के लोग जो है किस प्रकार के पशुओं को पालतू बनाते थे, तो भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसी पशुओं को लोग पालतू बनाते थे। उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि ये लोग कहाँ निवास करते थे, तो ये लोग जो है गाँव में रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। तो ये देखिए इस जो एक पॉइंट से आप लोगों का 3-4 प्रश्न बन रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। उसके बाद यहाँ बताया गया है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे जो एक गारो है पहाड़ी है और एक है विंध्य पहाड़ी, दो पहाड़ी है। किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन, तो गारो की पहाड़ियाँ, और मध्य भारत में कौन है, विंध्य की पहाड़ी। इन क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। इन क्षेत्रों में किसका विकास हुआ, तो इन जो क्षेत्रों में है कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मिल गया कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो विंध्य की पहाड़ी में, याद रखेगा। और वहाँ पे जो ऊपर हम लोग भी पढ़े जौ और गेहूँ कहाँ उपजाया गया, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में जौ और गेहूँ। और चावल पूछ लेगा कि चावल कहाँ उपजाया गया सबसे पहले, तो विंध्य की पहाड़ी में। और वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। जहाँ चावल उपजाया गया था वह स्थान क्या है, विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो देखिए इस पॉइंट से भी 2-4 प्रश्न बन गए। तो क्या प्रश्न बने हैं, गारो तथा मध्य भारत में स्थित जो विंध्य की पहाड़ी है किस दिशा में है, तो पहला नंबर प्रश्न यही है कि उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि गारो तथा विंध्य की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो मध्य भारत में स्थित है, मध्य भारत में स्थित है। इन क्षेत्रों में ही जो है क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। गारो और मध्य भारत की विंध्य की पहाड़ी में ही जो है कृषि का विकास हुआ। और चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो ये प्रश्न भी है कि चावल सबसे पहले जो उपजाया गया वो विंध्य की पहाड़ी में उपजाया गया। और ये स्थान कहाँ है, तो विंध्य के उत्तर में स्थित है। देखिए इस प्रकार प्रश्न जो सीटेट पूछ लेती है। फिर हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या है कि इंडिया शब्द। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इंडिया का मतलब क्या होता है संस्कृत में, तो सिंधु।
तो इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है और संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। तो देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इससे पूछा गया है कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? तो इंडस से निकला है और इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है इंडिया को? तो सिंधु कहा जाता है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और जो है यूनानी ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा इन्होंने? तो इन्होंने ये कहा कि इस जो नदी के पूर्व में स्थित भूमि है वो क्या है? इंडिया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं पांडुलिपियों को हाथ से लिखी जाने वाली जो पुस्तकें होती है उसको क्या कहा जाता है? पांडुलिपियाँ कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट जो है लैटिन शब्द मैनु से बना है। अंग्रेजी से हम इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट जो है लैटिन शब्द मैनु से बना है। तो पांडुलिपि मतलब क्या होता है? तो हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकें, वही क्या है? पांडुलिपि है। यह जो प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनते हैं। तो इसको याद रखना है कि पांडुलिपियाँ जो है किस प्रकार बनती है? तो भूर्ज नाम के जो पेड़ की छाल से ये जो है पांडुलिपियाँ बनती हैं। ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पांडुलिपि जो है किससे बनती है? तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनती है। और पांडुलिपि को जो है अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट जो है लैटिन शब्द मैनु से बना है और पांडुलिपि मतलब होता है कि हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकें। उसके बाद यहाँ बताया गया अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख क्या है? तो ऐसा लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। तो अभिलेख मतलब जो होता है कि किसी प्रकार का लेख है वो जो है पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मतलब कठोर सतहों पर लिखा जाता था, उसी को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पांडुलिपि और अभिलेख क्या है। तो पांडुलिपि जो हाथ से लिखी जाने वाली है, उसके बाद भुज नामक पेड़ की छाल में लिखी जाती थी और अभिलेख जो है यह ऐसी लेख है जो पत्थर अथवा जो कठोर धातु होता था उसमें जो है लिखवाया जाता था अभिलेख। अब चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया गया है? देखिए क्लास 6 का है एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। इसमें क्या बताया गया है? भीमबेटका गुफा के बारे में। मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा घाटी के पास। कहाँ है? तो नर्मदा घाटी के पास स्थित है भीमबेटका गुफा। इसको याद रखना है। मेन पॉइंट यही है कि भीमबेटका गुफा जो है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका गुफा स्थित है और नर्मदा नदी के पास है। शैल चित्रकला के बारे में भी यहाँ मिलता है। तो यहाँ क्या है? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से जो है शैल चित्रकला का साक्ष्य मिलता है। तो शैल चित्रकला आखिर है क्या? तो शैल चित्रकला है तो इसका मतलब होता है दीवारों पर बनी चित्र, जो दीवारों पे अनेक प्रकार के किस्म के चित्र बने हुए मिले हैं उसी को क्या कहा गया है? तो शैल चित्रकला। और ये कहाँ मिली है? तो अधिकतर मध्य प्रदेश, उसके बाद जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश से भी ये मिली है, याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं कुरनूल गुफा। तो कुरनूल गुफा में क्या मिला है? तो कुरनूल गुफा में जो है यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष यहाँ जो है कुरनूल गुफा में मिले हैं। जले हुए अनाज भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि बेसिकली राख का अवशेष, जो राख है, राख का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कुरनूल गुफा से प्राप्त हुआ है। जले हुए अनाज भी यहाँ मिले हैं। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। तो शुरुआती जो कृषक थे और क्या थे? पशुपालक थे। इनका साक्ष्य कहाँ हमें प्राप्त हुआ है? तो पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। इस चीज़ को याद रखना है। फिर यहाँ पे जो बताया गया है बुर्ज होम के बारे में बताया गया है। तो बुर्ज होम क्या है? कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? बस तो इसी को पहले याद रखना है कि बुर्ज होम जो है कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। तो बुर्ज होम मतलब क्या होता है? तो गड्ढे के नीचे घर बना के जो लोग रहते थे, तो गड्ढे के नीचे वाले घर को ही बुर्ज होम कहा जाता था। इन गड्ढे को गर्तावास कहा जाता है। बुर्ज होम जो है कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम में क्या होता था कि गड्ढे के नीचे घर बना के लोग रहते थे और इन गड्ढे को क्या कहा जाता था? तो गर्तावास कहा जाता था। देखिए इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बुर्ज होम क्या है? एक जगह का नाम है। तो बुर्ज होम है कहाँ स्थित? तो कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। तो बुर्ज होम की एक खासियत क्या थी कि यहाँ जो गड्ढे के नीचे लोग जो है घर बनाकर रहते थे और इन्हीं गड्ढे के नीचे जो घर बना के रहते थे तो इन्हीं को क्या कहा जाता था? गड्ढे के नीचे जिसका भी घर होता था तो उसको क्या कहा जाता था? गर्तावास या गर्तवास। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बार बार क्योंकि ये सब प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। मेहरगढ़ के बारे में क्या बताया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास। कहाँ? तो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो याद रखना है मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो बोलन दर्रे के पास स्थित है। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते में जो पड़ता है बोलन दर्रा, उसी के पास जो है हरा भरा एक समतल स्थान है। क्या? तो मेहरगढ़। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है जिनमें प्रमुख है हिरन तथा सुअर एवं जो है भेड़ बकरियाँ, याद रखना है। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ भंडारण के काम आते हैं।
देखिए यहाँ आपका एक जो खासियत है आप लोग याद रखिएगा, मेहरगढ़ का क्या खासियत है। यहाँ जो है चौकर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौकर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। और इन घरों में जो है प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें कुछ भंडारण के काम आते थे, और जिसमें जो है 4 से ज़्यादा जो कमरे होते थे उसमें आदमी रहता भी था, और कुछ जो था भंडारण के काम भी आता था। तो याद रखना है आप लोगों को कि चौकर या आयता घर के अवशेष कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं। फिर बताया गया मृत्यु के बाद कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान या जानवर को भी दफनाया जाता था। यहाँ एक साक्ष्य मिली है जिसमें मृतक के साथ बकरी दफनाया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मृतक के साथ जो बकरी को दफनाया गया है, ऐसा अवशेष कहाँ मिला है, तो याद रखना है मेहरगढ़ में मिला है। क्यों ये लोग दफनाते थे, तो क्योंकि ये लोग सोचते थे कि मृत्यु के बाद जीवन है, मृतक उठेगा और अपना खाना पीना खाएगा, फिर इसीलिए वो लोग जो है मृतक के साथ साथ बकरी को दफन कर देता था, या फिर जानवर को, या फिर ऐसा माना जाता है कि बहुत प्रेम हुआ होगा उस जानवर से, तो उसकी मृत्यु के बाद उस जानवर को भी उसी में दफना दिया गया होगा। ये सब एक अनुमान है, याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें कि चौकर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ में मिले हैं। और मृत्यु के बाद भी जीवन था, और मृतक के साथ जो बकरी का साक्ष्य मिला है कहाँ से, वो भी मेहरगढ़ से। बस याद रखना है आप लोगों को यही चीज़। उसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम क्या है, क्लास 6 चैप्टर 3 आरंभिक नगर। इसमें आरंभिक नगर में क्या बताया गया है, हड़प्पा के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग हड़प्पा। हड़प्पा जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में अभी जो हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी ने इसको खोजा। तो किसने खोजा इसको, दयाराम साहनी ने खोजा। नगर दूत भी इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें एक ट्रिक है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने। तो बहुत बच्चा होता है कि इसमें जो कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा से क्या फील आ रहा है कि कोई किसी का चीज़ अगर हड़प ले तो हमें क्या आएगी, दया आएगी। कोई किसी का चीज़ हड़प ले तो हमें क्या आएगी, दया आएगी। इसी से याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किन्होंने किया, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी जी ने किया। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। अभी हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता की एक खासियत क्या थी कि यहाँ जो है नगर दूत पाए जाते थे। तो चलिए ये सब चीज़ें आप लोगों को याद हो गई होगी। अब हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे। और अभी हम लोग पढ़े हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जो विशाल स्नानागार का निर्माण करवाया गया था, यहाँ पर जो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है। इस तालाब को बनाने में क्या हुआ, प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार बना है उस कैसे बना है, तो प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा करके इसको बनाया गया है। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। विशेष अवसर पर इस तालाब का उपयोग होता था, जिसे कुएं के पानी से भरा जाता था। विशेष जो है वो प्रकार के अवसर या उत्सवों में इस जो है स्नानागार जो है तालाब को भरा जाता था, तो कुएं के पानी से भरा जाता था, और फिर बाद में जो इसे निकाल दिया जाता था। देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है। क्या पूछा गया कि मोहनजोदड़ो में जो स्थित विशाल स्नानागार है उसमें पानी किस प्रकार भरा जाता था, तो नदी से, तालाब से, कुएं के पानी से। तो याद रखना आप लोगों को कि कुएं के पानी से भरा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट में क्या है, कालीबंगा के बारे में बताया गया है। कालीबंगा क्या है, राखी गढ़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो याद रखना है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन जगहों में जो है बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर हड़प्पा के बारे में बताया गया है। यहाँ के लोग जो है मनके, बाट और फलक मिले हैं। यहाँ जो है मनके, बाट और फलक मिले हैं। यहाँ के लोग माना जाता है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। यहाँ के लोग जो है पत्थर की मोहर बनाते थे। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बने होते थे। काले रंग के डिजाइन किया गया खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पर जो हल्का प्रयोग भी करते थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ के लोग जो हल्का प्रयोग भी करते थे। और ये लोग क्या है कि मोहरों पर सामान्यतः जो जानवरों के चित्र बनाते थे, और काले रंग से डिज़ाइन किया गया होता था खूबसूरत लाल मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन किसका होता था, लाल, और इसमें जो रंग किया जाता था वो काले रंग से डिजाइन किया जाता था। याद रखना है। फिर मेहरगढ़ जो है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इस चीज़ को याद रखना। मोहनजोदड़ो में जो है कपड़े के टुकड़े के अवशेष भी मिले हैं। चांदी का फूलदान भी मिला है। फ्रियोन से बनी तकलियाँ सूत कटाई का संकेत देती है। पक्की मिट्टी भी मिली है। दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। तो ये देखिए मोहनजोदड़ो से कितनी सारी चीज़ें मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से पहला नंबर याद रखना है कि चांदी के फूलदान मिले हैं। दूसरा याद रखना है कि यहाँ से जो कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। याद रखना है
क्या क्या, तो देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। मोहनजोदड़ो से जो है कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, नंबर 1। दूसरा नंबर है चांदी का फूलदान यहाँ से मिला है। तीसरा नंबर है यहाँ से फ्रेयॉन से बनी तकलियाँ भी मिली है जो सूत कटाई का संकेत करती है। यहाँ जो पक्की मिट्टी भी मिली है। उसके बाद यहाँ क्या मिली है, दाढ़ी बने इंसान की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। तो देखिए 5 चीज़ जो है मोहनजोदड़ो से मिली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स मतलब क्या होता है, फ्रेयॉन्स जो है इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाई जाती है। बाद में इसे जो है नीले रंग की चिकनाई वाली चढ़ाई परत जो है चढ़ाई जाती है। इससे जो है मन के चूड़ियाँ या छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। तो फ्रेयॉन्स जो है तैयार किया जाता है कृत्रिम रूप से, और इसको तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इसका निर्माण होता है, और बाद में जो इसे नीले रंग से जो है रंगाई हो जाती है। इसके फ्रेयॉन्स से क्या क्या बनते हैं, तो मुख्य रूप से मन के चूड़ियाँ और छोटे प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ में। नेक्स्ट क्या बताया गया है, तांबा। तांबा जो है हड़प्पा के लोग राजस्थान से लाते थे, और पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबा का प्रयोग किया जाता था। याद रखना है तांबा कहाँ से आता था, तो तांबा जो राजस्थान के लोग लाते थे, और पश्चिम एशिया के देश ओमान भी तांबा का प्रयोग किया करते थे। कांसा, टीन और तांबे को मिलाकर जो बनता है वो क्या है, कांसा है। कांसा किस प्रकार बनता है, तो टीन और तांबे को मिलाकर। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन का जो है आयात कहाँ से किया जाता था, तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोना का आयात आधुनिक कर्नाटक से होता था। सोना का आयात कहाँ से होता था, तो आधुनिक कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। यह नगर जो है 3 भागों में बटा गया है। इसकी धौलावीरा की जो खासियत है, यह जो है नगर 3 भागों में बांटा गया है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सबकी प्राचीनतम ग्रंथों में एक है वेद। वेद जो है दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथ है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का संकलन कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी ने किया था। वेद का संकलन जो वेद को लिखा है वेद व्यास जी लिखे। वेद के प्रकार होते हैं 4। एक होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेद में देवी देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से। सामवेद में संगीत की जानकारी सामवेद से प्राप्त होती है। उसके बाद यजुर्वेद में हमें यज्ञ कर्मकांडों की जानकारी मिलती है यजुर्वेद से। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद से जादू टोना की जानकारी प्राप्त होती है। इन चारों वेदों को अच्छे से देख लेना है। इन चारों में से क्वेश्चन आ सकते हैं सीटेट में। बेसिकली इस चैप्टर में ऋग्वेद पे ही फोकस किया गया है। इन तीनों वेद पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बस इन चारों वेद को जान लेना है कि इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद ऋग्वेद को चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। ऋग्वेद में 3 देवता का महत्वपूर्ण योगदान है या फिर महत्वपूर्ण उल्लेख है 3 देवता का, जिसमें है अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। तो अग्नि किसको कहा जाता था, आग के देवता को अग्नि कहा जाता था। इंद्र जो था युद्ध के देवता इंद्र को माना जाता था। और सोम जो था, सोम एक प्रकार का पौधा था जिससे खास पेय पदार्थ बनता था। तो सोम एक प्रकार का पौधा है। उसके चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत थी, प्राक संस्कृत। उसके बाद चलिए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा जाता है। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं ऋग्वेद में हैं और इस प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता था। तो चलिए कितना सूक्त, कितना मंडल, कितना मंत्र है देखते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। उसके बाद देखते हैं 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। वह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। जो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद जो है भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था, तो यह पांडुलिपि अभी भी पुणे यानी कि महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसके बाद ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र मिलता है, जैसे व्यास, सतलज, सिंधु, सरस्वती तथा गंगा एवं यमुना। तो चलिए आगे देखते हैं यमुना के बारे में। जो यमुना है उसका ऋग्वेद में बस एक बार ही उल्लेख मिलता है यमुना का। इस चीज़ को याद रखना है कि यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिला। तो यमुना का जो यमुना नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में एक बार मिला है। उसके बाद जो इस चैप्टर में है, तो इस चैप्टर का एक टॉपिक है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। जो लोग जो थे ना, उसका पहचान जाति, धर्म या इससे नहीं होता था, उसके काम से होता था पहले। तो लोग जो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, बेसिकली 4 वर्ग था लोगों को बांटने का, लोगों को विशेषता लोगों का बताने का। तो उसमें था ब्राह्मण। जो ब्राह्मण जो था तो यज्ञ और अनुष्ठान के कार्य ब्राह्मण करते थे। उसके बाद था वैश्य। वैश्य था व्यापारी था। क्षत्रिय जो सेना में था उसे क्षत्रिय कहा जाता था। और शूद्र कहा जाता था दास को। सबसे लास्ट शूद्र है। शूद्र को उतना अच्छा से समाज नहीं देखती थी, शूद्र को दास के रूप में मानती थी। और सबसे अच्छा जो स्थान था समाज में वो ब्राह्मण का था, उसके बाद वैश्य का था, क्षत्रिय का था और सबसे लास्ट में आपका दास का था। चलिए और एक टॉपिक देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनाम गाँव। इनाम गाँव को देखते हैं। इनाम गाँव जो है विशेष व्यक्ति की कब्र यहाँ मिली है इनाम गाँव में। तो इनाम गाँव जो थी
3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे बसा एक गाँव है। भीमा की जो सहायक नदी है उसका नाम है घोड़। इसके किनारे ही इनाम गांव बसा हुआ है। उसके बाद यहाँ वैक्स लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधे लेटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर रहता था। इस लाइन को याद रखना है कि इनाम गाँव के जो लोगों को था उसको सीधा लेटा करके दफनाया जाता था, उसका सिर जो था उत्तर की ओर रहता था। उसके बाद है कई बार मृतक के शवों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था और खाना खाने तथा पानी पीने का बर्तन सबके पास रख दिया जाता था। तो यहाँ के लोग मानते थे कि आदमी मर जाता है उसके बाद भी जीवन है, उसको दफनाता था तो सोचता होगा कि खाना खाने के लिए उठेगा तो खाना खाएगा, इसलिए पानी पीने के बर्तन, खाना खाने का बर्तन मृतक के साथ उसके शव के साथ अंदर दफनाया जाता था। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खामोश पहाड़ी कहानी पाषाणों की। खामोश पहाड़ी जो है ये कहानी है पाषाणों की। तो महापाषाण का अर्थ होता है महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर, मतलब बड़े पत्थरों से जो काल बना था उसको महापाषाण काल कहा गया था। तो महापाषाणों के युग में दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े व्यवस्थित तरीके से पत्थर लगाए जाते थे। जो यहाँ के लोग मरते थे इसको पत्थर से चारों ओर से घेरा जाता था। ये पत्थर का ही युग था। महापाषाण को बेसिकली पत्थर के युग के नाम से ही जाना जाता था, जैसे कि महापाषाण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। उसके बाद है महापाषाण बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले प्रारंभ हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। जो महापाषाण वाला युग था, यह जो प्रथा था दक्कन में, दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था। उसके बाद कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले, तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। यह एक ही प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। तो पुरातत्वविद जब खुदाई करने लगा, ज़मीन का खुदाई करने लगा, तो उसको मिला कि कोई पत्थर जो है खड़ा है, कोई पत्थर जो है सजाया गया अच्छा से कि चिन्ह के रूप में उसका यूज करने लगा। जैसे कि यहाँ पे आदमी का शव है, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों से सजाया गया है, फिर उसको बड़े बड़े पत्थरों से सजाया गया। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 में आप लोग देखिएगा हिस्ट्री का, उसमें एक फ़ोटो भी दिया गया है, उससे भी आप लोग देख के आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद आइए तीसरे नंबर पर। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। जो मृतक को था तो उसको खास तरह का मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। इसको याद रखना, इस पॉइंट को BBI है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो यह बताता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। कभी जो है महापाषाण काल में देखा गया था कि एक ही कब्र में 2-4 लोगों 5 लोगों के सब मिले हैं। तो इसका मतलब होता था कि एक ही फैमिली का आदमी अलग अलग समय पे मरा और उसको एक ही साथ एक ही जगह पे दफनाया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट है जिसको देखते हैं। बाद में मरने वाले लोगों को पॉट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ये जो कब्र होता था यहाँ पे एक होल रहता था, इसी का नाम था पॉट होल। इसी से अंदर लाया जाता था दूसरे शवों को। यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 इस तरह से शवों को रखा जाता था। उसको पत्थर से चिन्हित कर दिया जाता था कि ये मेरे फैमिली का पत्थर, ये फैमिली का ही है, मृतक सब दफनाने का जगह। ऐसे लोग रहते थे पहले। उसके बाद चलिए आइए लास्ट ये पॉइंट में है। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जैसा कि मैं इस फिगर में बताई। पत्थर का काम करते थे जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। कि ऐसे करके इस लोग सजा के रखता था कि यह मेरे ही फैमिली का शव का स्थान है, जो पॉट होल के जरिए अंदर आता था और अपने अपने शवों को दफना के देता था। यह चिन्ह के लिए लगाया जाता था। ये जो बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर लगाए जाते थे चिन्ह के लिए, ताकि एक फैमिली का आदमी का सारा सब इसी कब्र में दफन हो सके। आज पढ़ाने वाली हूँ तो उसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है, एनसीईआरटी 6 क्लास की हिस्ट्री है। तो इसमें बताया क्या है, जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में, उसके बाद इसमें सामाजिक वर्ग थे, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए कुछ मेन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से देखिए, इस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। उसमें से थे एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 सामाजिक वर्ग थे। इसको ब्राह्मण जो है, इसमें ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन करने के लिए रखा गया था कि ब्राह्मण जो है वो बस वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है क्षत्रिय। क्षत्रिय को क्या था कि यह युद्ध का काम करते थे। उसके बाद है वैश्य। वैश्य लोग जो थे ऐसे लोग थे जो खेती, पशुपालन तथा व्यापार करते थे। उसके बाद है शूद्र। शूद्र जो थे सबसे लास्ट में था, इसको उतना समाज में मान्यता नहीं था। इसको यह मान्यता था कि चारों वर्ग का सेवा करेगा, मतलब तीनों वर्ग जो था इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का सेवा करेगा कौन? शूद्र। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक में है मगध। मगध बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध को आप लोगों को पढ़ जाना है, रट जाना है, इसका कॉन्सेप्ट भी समझना है कि इसमें बताया क्या गया है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं मगध के बारे में। गंगा और सोन नदी मगध से होकर गुजरती थी। मगध से गंगा और सोन नदी होकर गुजरती है। उसके बाद है मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध जो है जंगलों से भरा हुआ है, उसका एक हिस्सा। जंगलों से रथ, गाड़ी, घर बनाने की लकड़ियाँ प्राप्त होती थी। जंगल से जो था रथ, गाड़ी, घर बनाने का लकड़ियाँ मिलता था। मगध का जो विजय का कारण था वो जंगल ही था। जंगल जो था मगध का विजय का कारण था।
उसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ लो एक्स की खदानें मिलती थी। मगध का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि इसमें लो एक्स मिलता था मगध में। उसके बाद चलिए और पॉइंट देख लेते थे। मगध में 2 शक्तिशाली राजा था, जिसका एक था बिंबिसार तथा अजातशत्रु। ये दोनों बहुत शक्तिशाली राजा था मगध का। उसके बाद इसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में इसे पाटलिपुत्र कर लिया गया था। जो मगध की राजधानी थी राजगृह थी, बाद में इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का अश्वमेध यज्ञ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को स्टार मार्क लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। अश्वमेध करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो अश्वमेध यज्ञ करता था जो राजा, वो बहुत शक्तिशाली होता था। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, इस यज्ञ में घोड़े को लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। इसमें एक घोड़ा लिया जाता था, राजा घोड़ा को स्वतंत्र छोड़ देता था अपने आदमियों की देखरेख में। और जो राजा इस घोड़े को पकड़ता था तो अश्वमेध करने वाला राजा उसके साथ युद्ध करता था। युद्ध में इस राजा को हराना पड़ता था, जो राजा घोड़ा को पकड़ता था। अगर उसको जाने दिया तो समझ जाना है कि राजा से यह राजा जो अश्वमेध यज्ञ कराता है यह शक्तिशाली है, बजाय इसके जो घोड़े को जाने दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। इस यज्ञ में घोड़े को लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अगर इस घोड़े को दूसरे राजा ने पकड़ा तो उसे युद्ध करना पड़ता था। अगर इस घोड़े को आगे जाने दिया जाए तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। उसके बाद चलिए अश्वमेध यज्ञ से और एक पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। तो यह यज्ञ पुरोहितों द्वारा पूरा किया जाता था तथा विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। जो यह यज्ञ होता था इसमें पुरोहित ही इसका अनुष्ठान पूजा पाठ करता था और इसमें बहुत सारा राजा को आमंत्रित किया जाता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जनपद। जनपद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देखना है। तो देखिए जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, जहाँ जन बसते थे उसको जनपद कहा जाता था। उसके बाद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा कहलाने लगे। जो थे जन के राजा, तो उसके बाद इन्होंने महायज्ञ किया। महायज्ञ के बाद ये जन के राजा नहीं, ये जनपदों के राजा कहलाने लगे। उसके बाद और एक टॉपिक है बज्जी। बज्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। बज्जी तो था, इसकी राजधानी वैशाली थी, यह मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गण संघ की थी। गण संघ से तात्पर्य है यहाँ कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे और कभी वैसे भी राजा होते थे। गण संघ से तात्पर्य है कि यहाँ कई प्रकार के शासक होते थे और कभी कभी यह भी देखा गया है कि लोग एक साथ शासन करते थे और वैसे भी जो थे राजा कहलाते थे। उस पर चलिए अश्वमेध यज्ञ के यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है जो याद करना है। अश्वमेध यज्ञ राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ जो करता था वो राजा के प्रभुत्व का, कि राजा कितना शक्तिशाली है। उसके बाद राजा के उपलब्धियों का वाचन जो करता था सारथी कहलाता था। जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें एक सारथी रहता था, सारथी नाम का आदमी, जो राजा के उपलब्धियों का वाचन करता था। यज्ञ में सबको बताता था कि राजा ये काम किया, वो काम किया। क्योंकि युद्ध में जो था ना अश्वमेध यज्ञ जो हुआ वो इसमें उपलब्धियों का वाचन करता था। और जब राजा युद्ध करने जाता था उसके साथ सारथी रहता था। सारथी होता है जो रथ को खींचता है, उसको सारथी कहा जाता है। सारथी हमेशा राजा के साथ रहता था। तो अश्वमेध यज्ञ में वो अपने राजा का गुणगान बखान करता था कि राजा ऐसे किया वैसे किया, राजा के सारे कामों का वाचन करता था। उसके राजा के बैठने का आसन बाघ के खाल से बना हुआ रहता था। अश्वमेध यज्ञ में राजा बैठता था अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, तो उसके बैठने का जो आसन होता था बाघ के खाल का बना होता था। इससे यह प्रतीत होता है कि राजा बहुत शक्तिशाली था। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट। जो पुराना किला स्थित है वो दिल्ली में है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास है, और तिरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित। ये तीनों जो है ये जनपदकालीन बस्तियाँ थी, ये तीनों जनपदकालीन बस्तियाँ थी। उसका देखिए महाजनपद। महाजनपद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना है, इसको पढ़ना ही है। सीटेट में बार बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये था 2500 साल पहले महाजनपद काल हुआ। इसमें 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों को आप लोग को एनसीईआरटी से एक बार देख लेना है, उसके नाम याद कर लेना है। उसके बाद है लोहे का उपयोग स्टार्ट हो गया था कृषि में। महाजनपद काल में ही लोहे का उपयोग स्टार्ट हो गया था, महाजनपद काल में ही। उसके बाद हल लोहे का बनने लगा। हल लोहे का बनने लगा तो अच्छा से खेती का जुताई होने लगा, तो फसल में भी तो बढ़ोतरी होगी। तो एक पॉइंट है कृषि में लाभ यानी फसल की उपज ज़्यादा होने लगी। देखिए पॉइंट में क्या बताइए, कृषि में लाभ यानी फसल की उपज ज़्यादा होगी। अब कृषि में लोहे का हल उपयोग होगा, तो यही बात है कि यही कारण है जो फसल की उपज ज़्यादा होगी। उसका देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मगध एक महान शक्तिशाली जनपद था। मगध जो था महान शक्तिशाली जनपद था। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जिसको रटना है। देखिए कुछ पॉइंट्स को, इसको रट जाना है बस, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, इसको रटना है। अच्छी तरह से बोला गया जो मंत्र होता था उसको सूक्त कहा जाता था। जातक का अर्थ होता है स्टोरेज। उसके बाद वार्ता मतलब होता है कृषि भी करते हो और व्यवसाय भी, उसको क्या कहा जाता है वार्ता। ये सब शब्द जो है ना कभी कभी कथन कारण वाले क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो आप लोग को ये सबको याद करके रखना होगा। उसके तभी आप लोग कथन कारण वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पुराण को कहा जाता था पुराना या ओल्ड। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है, आपको कथन करने वाले क्वेश्चन में मदद करेगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल में जो चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं वैदिक काल से ही। इन बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी मिलती है। ये सब एनसीईआरटी में सब का फोटो दिया हुआ है 6 क्लास के एनसीईआरटी में, तो आप लोग देख सकते हैं। बिना किताब पढ़े कुछ नहीं हो सकता है, किताब पढ़ना ही पड़ेगा और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा आप लोग सीटेट का क्वेश्चन कैसे समझिएगा, और समझिएगा नहीं तो बना नहीं पाइएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में 1-लाइनर क्वेश्चन नहीं होता है, उसको समझ करके ही बनाना पड़ता है। तो देखिए ये सब मैं शॉर्ट नोट बनाई थी जब मैं सीटेट का एग्जाम की तैयारी करती थी, तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये सब शॉर्ट नोट की तरह काम आएगा, मगर किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना किताब पढ़े
कॉन्सेप्ट बिना समझे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग देखिए। उसका नेक्स्ट टॉपिक है आहत सिक्के। चांदी और तांबे के बने होते थे। आहत सिक्के जो थे वो चांदी और तांबे के बने होते थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। धातु को गलाकर बनाना ही आहत सिक्का का अर्थ है। धातु को गला करके जो सिक्का बनाया जाता था उसको आहत सिक्का कहा जाता था। और आहत सिक्का ज़्यादातर चांदी और तांबे के बनते थे और 2500 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद चलिए एक कर है, इसको भी याद करना। टैक्स का नाम है भाग नामक कर। उपज का 1/6% कर लिया जाता था। जो भी फसल उगता था उसमें भाग नामक कर होता था, उसमें उपज का 1/6% कर ले लिया जाता था। उसके बाद है अजातशत्रु, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। अजातशत्रु वज्जी पर आक्रमण करने की सलाह है तो अपने मंत्री वर्षकार को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु जो था वज्जी पे आक्रमण करने वाला था और ये आक्रमण करने से पहले सलाह लेने के लिए अपने मंत्री वर्षकार को बुद्ध के पास भेजा। इस पॉइंट को याद रखना, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है। उसके बाद मगध का जो जीत का कारण बना, एक यही कारण है कि मगध में जीत का कारण जंगलों की अधिकता। जंगल अधिक थे तो जंगल से काट के लकड़ी लाते थे, गाड़ी बनाते थे। वहाँ पे हाथी मिल जाता था, वहाँ पे बहुत प्रकार की सुविधाएं मिल जाती थी जिससे युद्ध करने में आसानी होता था, मदद मिलता था। तो जंगलों की अधिकता भी एक कारण है मगध की जीत का। उसके बाद उपजाऊ भूमि क्योंकि लोहे की खदान मिला था यहीं पर मगध में, और लोहे का हल्का भी प्रयोग होने लगा था तो उपजाऊ भूमि भी थी, और लोहे का खान। ये तीनों जो है पॉइंट्स मगध की जीत का कारण है। उसका एक कर है, कर का नाम है वृष्टि कर बगैर परिश्रमिक दिए हुए लिया गया कर था। मतलब यह जो कर था बगैर परिश्रमिक दिए हुए लिया गया कर था, जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया। इसको जबरन लिया जाता था आदमी से, मतलब लोगों से। वृष्टि कर जो था जबरन लिया जाता, बगैर पारिश्रमिक दिए हुए लिया जाता था। इसका कोई मूल नहीं था, इसको बस जबरन से इसको जो लिया जाता था लोगों से, जबरन वृष्टि कर को। बस इतना याद रखना कि वृष्टि कर जो था जबरन श्रमिकों से लिया जाता था। उसके बाद चलिए यहीं तक था ये चैप्टर, जिसमें कुछ चैप्टर नंबर 6 जो क्लास 6 के एनसीईआरटी की है। उस टॉपिक का नाम है नए प्रश्न नए विचार। जो चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार, तो इसमें पढ़ना है 2 चीज़ों को, एक गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है और एक महावीर जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक्स में सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना है। और ये लोग कौन सा काम किए थे, कौन सा सिद्धांत दिए थे, अपना शिक्षा किस तरह से दिए थे, इस चीज़ को देखना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे तथा शाक्यगण के थे। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कुशीनरा में मृत्यु हो गई थी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राकृत भाषा में बुद्ध ने शिक्षा दिया था। जो प्राकृत भाषा है, पहले के जो सिद्धांतकारी आदमी रहते थे वो अपना विचार नया विचार अपना जो रखता था वो प्राकृत भाषा में ही रखते थे। क्योंकि अभी जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी जनरल भाषा है, सबको आता है। इंग्लिश जनरल भाषा है, जो ज़्यादातर आदमी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। इन दोनों को जैसे प्रेफरेंस मिलता है, उस तरह ही प्राकृत भाषा को पहले जनरल आदमी बोलता था। तो जैसे भी जितना भी विचारधारावादी आदमी है, सिद्धांतकारी आदमी, अपना जो सिद्धांत देगा प्राकृत भाषा में ज़्यादातर आदमी देते हैं। तो इसमें से बस यही याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था तो सिद्धार्थ था, और वो क्षत्रिय थे पर शाक्यगण के थे। और इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति थी। ज़्यादातर बच्चों को याद रहता है कि बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति, पर नहीं है, वो पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस चीज़ को याद रखना है कि उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, कुशीनरा में इनकी मृत्यु हो गई, और कुशीनरा जो है उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने अपना जो शिक्षा दी है प्राकृत भाषा में दी है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है उपनिषद जो है गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहा जाता है। जैसे हम लोग आज कोचिंग संस्थान में बैठकर गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी तरह पहले उपनिषद कहलाता था। जो गुरु के सामने समक्ष बैठ के जो ज्ञान प्राप्त करता था उसको उपनिषद कहा जाता था। उसके बाद भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ, ये 6 पद्धतियाँ भी आई है। सीटेट में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है वैशेषिक जो है ऋषि का नाम, इसके गुरु है न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के उत्तर वेदांत के व्यास है। तो इन 6 दर्शन को याद करना इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। उसके चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कैसे हुई थी। जब बुद्ध अपने घर से टहलने के लिए बाहर निकले तो 4 व्यक्ति को देखे। 4 व्यक्ति में था एक बुजुर्ग, एक बीमार, मृत और साधु। जो बुजुर्ग था वो अपना परेशानी में था, उठने बैठने नहीं पा रहा था, बीमार था, बहुत परेशान रहता था, उसको देखा। फिर बीमार व्यक्ति को देखा कि उसके पीछे पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, बीमार है, चलने फिरने में असमर्थ है। और एक मृत आदमी को देखा कि मर गया, इतना जीवन में संघर्ष किया, सब कुछ किया, और 4 लोग उसको उठा के ले जा रहे हैं उसको जलाने के लिए। फिर उन्होंने साधु को देखा, एकदम मस्त था, मगन था, उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था, अपना वो भगवान का पूजा करता था, साधु संत था, बड़ा मस्त मगन खुश था दुनिया में। तो देखा कि कितना खुश है। तो इन 4 लोगों को देख करके बुद्ध का दिमाग में जो ज्ञान की प्राप्ति का बाद है, घर से बाहर जाने के बाद दिमाग में आने लगा। फिर है जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में वे ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह त्याग कर दिया। जो इन 4 व्यक्तियों को देखे उसके उनके दिमाग में गृह त्याग करने का ख्याल आया, और 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने हेतु इन्होंने गृह को त्याग दिया। फिर है 35 वर्ष की आयु में बोध गया कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो गृह त्याग किया 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया, और 35 वर्ष में इन्होंने निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 6 साल के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस चीज़ को याद रखना कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। लगभग 6 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद एक पॉइंट, इसके बाद वह बुद्ध का लाए तथा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में अपना उपदेश को ही तो वो उनके साथियों को दिया। जो सारनाथ में प्रथम उपदेश इन्होंने दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे। उससे पहले इन्हें उनका नाम था सिद्धार्थ, जो उनके बचपन का नाम था, और इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इन्हें लोग बुद्ध कहलाने लगे। उसके बाद इन्होंने जो पहला उपदेश था को ही तो उनके साथियों को दिया। इनके 2 प्रिय जो छात्र थे, प्रिय शिक्षक थे, उनका एक नाम था वाली, एक का नाम था आनंद। तो चलिए इन दोनों को भी याद रखना है, आनंद और उपाली को। उसके बाद है
बौद्ध की प्रमुख शिक्षाएं, बौद्ध की क्या प्रमुख शिक्षाएं थे, इसको याद रखना ही रखना है, इससे क्वेश्चन आता ही है सीटेट में। तो इन जो शिक्षा को, तीनों शिक्षा को याद करना है, इनसे जो है कथन कारण वाला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शिक्षा 3 के नंबर 1, जीवन कष्टों से भरा है और यह इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जीवन जो है कष्टों से भरा है और यह जो है इच्छा और लालसाओं के कारण ही होता है कष्ट आदमी को। उसके बाद है दूसरा नंबर, इस लालसा को बुद्ध ने तृष्णा कहा। जो ये लालसा था आदमी का, इच्छा लालसा, इसको गौतम बुद्ध ने क्या कहा, तृष्णा। उसके बाद तीसरा नंबर, इसका समाधान आत्मसंयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 6 जुलाई में जो 2024 में एग्जाम हुआ था, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन मानता है कि मरने के बाद भी जीवन है। तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा में बताया है कि इसका समाधान आत्मसंयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो इन तीनों शिक्षा को जो याद रखना है, गौतम बुद्ध की शिक्षा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक में पाणिनि जो है संस्कृत भाषा व्याकरण के रचनाकार है। संस्कृत भाषा के व्याकरण का रचनाकार जो है पाणिनि है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जैन धर्म। जैसे गौतम धर्म को पढ़ा याद किया, वैसे ही जैन धर्म को भी पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछती हैं। तो देखिए चलिए जैन धर्म पढ़ते हैं। जैन धर्म जो 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। महावीर का जो नाम था वर्धमान था। 24वें अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जो थे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्यागा और जो गौतम बुद्ध था उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागा। और ये जो है जैन धर्म के महावीर स्वामी, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, मतलब यह निकले 30 साल में और गौतम बुद्ध 29 साल में। लगभग 2 साल का डिफरेंस आता है कि ये 2 साल बाद घर त्यागे। तो गौतम बुद्ध को 6 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो महावीर स्वामी को है 12 वर्ष में, यानी डबल टाइम लग गया उनको ज्ञान की प्राप्ति करने में। उसके बाद इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। जो पहले जो ज्ञानी आदमी होते थे, जो अपना सिद्धांत देते थे, वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में ही देते थे। इन्होंने भी अपना ज्ञान जो है प्राकृत भाषा में दिया। उसके बाद क्या है, जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो 1500 वर्ष पूर्व ही गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसको भी याद रखना। उसके बाद चलिए इनका टॉपिक एक पॉइंट ये है कि इनका जो जन्म है कुंडग्राम में होता है और कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली जिला में बिहार राज्य में स्थित है कुंडग्राम। उसके देखिए बौद्ध धर्म के नियम किस ग्रंथ में मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में 4-5 बार इस पॉइंट को एकदम हुबहू उठा के पूछा गया कि बौद्ध धर्म के नियम जो है किस ग्रंथ में मिलता है। तो उसको याद रखना है कि विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के नियम किस ग्रंथ में मिलता है, तो विनय पिटक में। उसके बाद जैन शब्द बना। तो जैन शब्द जो है कैसे बना, संस्कृत के जिन शब्द से बना जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द का अर्थ होता है, जैन शब्द जो बना है जिन शब्द से, जो जिन निकला है संस्कृत भाषा से निकला जिसका अर्थ होता है विजेता। उसके बाद चलिए महावीर ने जो अपना उपदेश दिया है उसको देख लेते हैं। महावीर का प्रथम उपदेश, जम्बिक ग्राम जो राजगीर में स्थित है वहीं उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उसके त्रिरत्न सिद्धांत में महावीर स्वामी ने ही दिए हैं। उसमें है सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, जो है महावीर स्वामी ही दिए हैं। महावीर स्वामी जो है 2 गुटों में बढ़ गया था। जैन धर्म जो है 2 गुटों में बढ़ गया था, एक था दिगंबर और दूसरा था स्वयंवर। इन सब चीज़ों को याद रखना है, सीटेट क्वेश्चन इससे बार बार पूछती है। उसके बाद यहाँ है बौद्ध ग्रंथ जो है 3 भाग में बटा हुआ था। एक था विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अधिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में जीवन की घटनाओं का उल्लेख जो है विनय पिटक में किया गया है। उसके बाद दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक में जो है संघ के नियम के बारे में बताया गया है सूत पिटक में। और अधिधम्म पिटक जो है इसमें आध्यात्मिक विचार को रखा गया है। तो इन तीनों बौद्ध ग्रंथ को याद कर लेना है, क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे बौद्ध ग्रंथ के बारे में। उसके बाद चलिए देखते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में शिक्षाएं कैसे होती थी। तो नंबर 1 इनको भी याद करना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन धर्म की शिक्षाएं, तो शिक्षा में नंबर 1 है अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना तथा किसी भी जीव की हत्या ना करना। दूसरे नंबर है भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना एवं चोरी नहीं करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन दोनों को पढ़ लेना है, याद रखना है इन दोनों को। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक में संघ। तो संघ किसको कहता था, महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो दोनों का मानना था, बौद्ध का भी और महावीर स्वामी का भी, कि ज्ञान का अगर प्राप्ति करना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। विनय पिटक में जो था संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी तथा मजदूर प्रवेश ले सकते थे इस संघ में। उसके बाद है आश्रम व्यवस्था। जो आश्रम व्यवस्था है देखिए उसको पढ़ते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जब फैल रहे थे तब ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। जो ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम व्यवस्था में क्या है, एक है आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताए तथा वेदों का अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में। उसके बाद एक गृहस्थ के लिए क्या था कि विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या है, जंगल में रहकर साधन करना। जंगल में रहकर साधना करना, जो जंगल में रहते थे वो भी इस धर्म में ले सकते थे, आकर के ज्वाइन कर सकते थे इसको, वानप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करना। उसके बाद एक सन्या जो है सब त्याग कर सन्यासी बन जाना है। इसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं। क्या बताएंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्या, जो ये सब है आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आता था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जरयुस्त जो था, जरथुल जो था एक ईरानी पैगंबर थे। इनको याद रखना है, सीटेट में 2-3 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो जरथुल था एक ईरानी पैगंबर था। इसकी शिक्षाओं का उल्लेख जैन अवस्था नामक ग्रंथ में होता है। तो यही पूछेगा कि जैन अवस्था किसने लिखा। जैन अवस्था के रचनाकार कौन है, तो जरथुल। उसके बाद इसकी भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा एवं रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसके बाद है इसमें मूल शिक्षा है सदविचार, सदवाचन तथा सदकार्य। इन सब चीज़ों को याद रखना है कि जैन अवस्था में क्या क्या बताया गया है और जैन अवस्था की जो रचनाकार है जरथुल है। तो अगर मेरा है 7, तो 7 में है चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य तक। इसमें से 2 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से है एक मौर्य साम्राज्य और एक है अशोक का धम्म। ये दोनों
टॉपिक को पढ़ना है कॉन्सेप्ट वाइज, और ये जो है मेरे शॉर्ट्स नोट्स है, ये आपको हेल्प करेंगी जब आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए 2-3 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक इनका पोता था। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था। अशोक की ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखी गई है, लेकिन लिपि ब्राह्मी थी। अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, पर इसकी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है, इसको याद रखना है। उसके बाद चलिए इस सीक्वेंस को याद रखना है कि पहले चंद्रगुप्त था, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार है, उसके बाद अशोक है। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक, इन तीनों सीक्वेंस को याद रखना है। उसके बाद इसमें से बेसिकली यही याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे हैं, पर लिपि इसकी ब्राह्मी थी। और अशोक का लास्ट युद्ध जो था कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध के बाद ही इन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक में है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म बहुत वीवीआई है, इससे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, जो कथन कारण वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए इसके 2-3 पॉइंट्स को देख लेते हैं। किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, यह अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। जो अशोक का धम्म था इसमें किसी देवी देवता का पूजा नहीं था, इसमें कर्म कांड की आवश्यकता भी नहीं थी, यह अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। उसके बाद इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है। जो अशोक का धम्म है इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इस शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने धम्म महामात अधिकारी की नियुक्ति की थी। इस धर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने धम्म महामात अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस दूत भेजे थे। अशोक जो अपना धम्म का प्रचार प्रसार विश्व में करना चाहता था, इसके लिए उन्होंने अपने दूत को सीरिया, मिस्र और ग्रीस भेजे थे। उसके बाद है अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के हेतु श्रीलंका भेजे थे। जो अशोक थे अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अपना बौद्ध धर्म अपना जो है अशोक का धम्म जो है उसको प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट है जो पिछले चैप्टर की है, और मैं इसको याद करने के लिए नोट्स कर ली थी, आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। देखिए कुंडल की गुफा जो है आंध्र प्रदेश में, यहाँ जो है राख का अवशेष मिला है। उसके बाद भीमबेटका जो है इसमें शैल चित्रकला का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का जो कलिंग युद्ध है, अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए इस युद्ध को लड़ा था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन युद्ध में खून खराबा देखकर उसने निर्णय लिया कि भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। कलिंग का युद्ध ही लास्ट युद्ध था अशोक का, और इसमें जो बहुत सारा खून खराबा हुआ, यही देख करके अशोक ने निर्णय लिया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स है, चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का है, क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सीटेट एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। ये वीवीआई चैप्टर है। तो चलिए कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। पहले नंबर में है लोहे के औजार और खेती। तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। उसके बाद है महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिली है। जंगलों की सफाई के लिए कुल्हाड़ियाँ तथा जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल शामिल है। उसके चलिए नेक्स्ट टॉपिक है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को देखा गया है, जिसको वेल्लाल कहा जाता है। बड़े भूस्वामी जिसे वेल्लाल कहा जाता है। साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूरों दासों ये लोग कडेसियर और अदमाई कहलाते थे। तो इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी रहते थे उनको वेल्लाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दासों को कडेसियर और अदमाई कहा जाता था। इन दोनों टॉपिक्स को याद कर लेना है। दोनों जो पॉइंट है तमिल क्षेत्र में दोनों वीवीआई है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम भोजक। ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। ग्राम भोजक जो है गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। गांव का जो प्रधान होता था उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। यह गांव का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। जो ये जो ग्राम भोजक वाला पद था ये आनुवंशिक पद था। उसके बाद है यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। यह जो गांव में टैक्स को वसूलता था और राजा को देता था, कौन? तो ग्राम भोजक। उसके बाद है ये कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था। जो ये ग्राम भोजक थे कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कृषक, स्वतंत्र कृषक।
ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। छोटे किसान जो होते थे वो स्वतंत्र कृषक कहलाते थे। इनका अपना ज़मीन होता था और अपना खेती बाड़ी करते थे और इनको कहा जाता था गृहपति। इसको याद रखना कि स्वतंत्र किसान को गृहपति कहा जाता था। उसके बाद दास या कर्मकार। दास या कर्मकार, इनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी और ये दूसरों की ज़मीन पर कार्य करते थे। उसके बाद है कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार भी कहलाते थे। कुछ जो लोहार थे, कुम्हार थे, बढ़ई थे, बुनकर थे, इन लोगों को दास कर्मकार कहा जाता था। इनका स्वयं का ज़मीन नहीं होता था, ये दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है संगम साहित्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना है, सीटेट से इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसमें है तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। जो तमिल की प्राचीन रचना है उनको ही संगम साहित्य कहा जाता है। 2300 साल पहले इसकी रचना की गई थी तथा इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि मूवेदोरो के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन हुआ है। मदुरै में जो एक कवियों का संकलन था मदुरै में, तो वहीं जो इनका संकलन किया गया था, इसलिए इसको संगम साहित्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आहत सिक्के। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं सीटेट में। तो आहत सिक्के, जो सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्का है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियाँ आहत छिद्रित रूप से बनाए जाते थे, इसलिए इसे आहत सिक्का कहा जाता था। इसको भी देख लेना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक में है नगर। नगर क्या था? अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण मथुरा, 2500 साल से भी ज़्यादा समय से यह महत्वपूर्ण नगर रहा। जो मथुरा था उस टाइम में महत्वपूर्ण नगर के नाम से जाना जाता था। इसमें जो था 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। 2000 साल पहले मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। और मथुरा किसके लिए फेमस था? मूर्तियों के लिए। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है शिल्पकार, शिल्प तथा शिल्पकार। तो क्या था ये? पुरास्थलों से कई प्रकार के शिल्पों के नमूने मिले हैं, जिसमें मिट्टी के ही बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें ऊपरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? ऊपरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीपों के ऊपरी भाग से ही मिले हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो व्यापारी को क्या कहा जाता था? श्रेणी। इसको याद रखना है। व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था। उसके बाद एक टॉपिक है अरिकामेडु। अरिकामेडु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। पुदुचेरी में स्थित एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से भूमध्य सागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि शराब या तरल जो तेल था इसको रखा जाता था। तो ये सब जो है सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैं जब तैयारी करती थी तो इसको शॉर्ट नोट के रूप में देखती थी। आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना है 6th क्लास का, उसमें फ़ोटो भी दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को आप लोग फ़ोटो से भी समझ सकते हैं। तो पहले किताब पढ़ना है, उसके बाद शॉर्ट नोट तैयार करना है। और ये मेरे शॉर्ट नोट हैं, ये जो है सीटेट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप चैप्टर 9 को, जो हिस्ट्री का है, नए साम्राज्य और राज्य, जो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 2-4 टॉपिक्स हैं जो सीटेट बार बार इससे क्वेश्चन पूछती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब शॉर्ट्स नोट है। जब मैं सीटेट का तैयारी करती थी तो ऐसे ही शॉर्ट्स नोट बना करके अपना रिवीजन करती थी, देखती थी, तैयारी करती थी बार बार। देखिए कंटेंट तो बहुत है सबके पास, बहुत पढ़ाई भी कर लिया है सबको, पर उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता है, जिसकी वजह से चीज़ें याद नहीं हो पाती है, चीज़ें याद नहीं रहती है एग्ज़ाम तक जाते जाते, क्योंकि हम लोग कंटेंट बहुत पढ़ लेते हैं और उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शॉर्ट्स नोट बना के रखी थी, जिसको मैं देख करके सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई की हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ अपना नोट्स, तो आप लोग भी इससे तैयारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है समुद्रगुप्त की जानकारी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से मिली है। समुद्रगुप्त की जानकारी है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से मिलती है। हरिसेन इनके दरबारी कवि थे। जो हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त थे। दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित की जो रचना है बाणभट्ट ने की है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उसके बाद है दक्षिणापथ में 12 शासक थे। तमिल के बड़े भूस्वामी को वल्लाल कहा जाता है। जो पिछले चैप्टर में हम लोग कुछ पढ़े थे पॉइंट्स को, उसका रिवीजन मैं करवा देती हूँ, जो मैं पॉइंट्स लिख ली थी पहले ही। तो जो है दक्षिणापथ में 12 शासक थे। तमिल के बड़े भूस्वामी को वल्लाल कहा जाता था। तमिल के हलवाई को उनवाड़ कहा जाता था। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया, और इन 3 मुखिया में है चोल, चेर और पांडे।
इसको याद रखना है कि मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, और तीन मुखिया में कौन कौन आता है? चोल, चेर, पांड्य। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। ये है परिस्थितियाँ। ये जो है परिस्थितियाँ जो है यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं। जो प्रशस्ति है वो विशेष किस्म का अभिलेख है। प्रशस्ति भी अभिलेख ही है। जो यह एक जो अभिलेख है ना, विशेष किस्म का अभिलेख है जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। मतलब किसी का ये प्रशस्ति देखिएगा तो उसमें राजा का प्रशंसा, राजा का बखान किया गया है, उसको कहा जाता है प्रशस्ति। तो एक प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। उसमें जो है तो प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसमें भी समुद्रगुप्त की प्रशंसा ही की गई होगी। तो देखिए आइए पॉइंट्स को देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन ने इसमें राजा को एक योद्धा के रूप में बताया और इसकी भरपूर प्रशंसा की है। जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है इसको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इसमें राजा का बखान किया है, जिसमें राजा को एक योद्धा के रूप में बताया है और इसकी भरपूर प्रशंसा की है। उसके बाद नेक्स्ट है हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। इसको ना देख लेना है और याद कर लेना है, इसको मुंह में याद रहना चाहिए एकदम कि एग्जाम में से कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैं इसको लिखी हूँ और आप लोग इसको बार बार देखिएगा कि हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में बताया है। तो पहले नंबर में क्या बताया है? आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो नंबर 1 है, आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद दूसरा है दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं दक्षिणापथ में। इन सब ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे वो भी समुद्रगुप्त से युद्ध में हार गए थे और समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। उसके बाद है तीसरा और चौथा। तीसरे में क्या बताया है? इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। जो ये लोग थे ये लोग भी युद्ध नहीं किए, हरिसेन से हार मान लिया, समर्पण कर दिया। तो इसमें क्या है? असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ आते थे जो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। उसके चौथा, कुषाण तथा शक वंश और श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की विवाह अपनी पुत्री के साथ किया। जो ये लोग भी समर्पण कर दिए और ये लोग समुद्रगुप्त को दामाद मतलब समुद्रगुप्त का विवाह जो है अपनी पुत्रियों के साथ करवा दिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विक्रम संवत। जो विक्रम संवत में वही आता है चैत, बैसाख, पूर्णिमा, ये सब जो है वो सब विक्रम संवत के अंतर्गत ही आता है। तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ था 58 ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। विक्रम संवत गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य उपाधि धारण कर ली। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नगरम। तो नगरम किसको कहा जाता था? व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर घनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। तो नगरम बेसिकली नगरम किसको कहा जाता था? नगरम जो था व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर घनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। तो यही 2-4 टॉपिक्स थे जो चैप्टर नंबर 9 थे क्लास हिस्ट्री की थी 6 क्लास की। चैप्टर नंबर 9 नए साम्राज्य और राज्य। इसमें से आप लोगों को पढ़ना है समुद्रगुप्त, उसके चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना। आप को हिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 को। इससे पहले 1 to 9 चैप्टर मैं करा चुकी हूँ शॉर्ट्स नोट के रूप में। तो आज है चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री की क्लास 6 की है। तो चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ये रहा चैप्टर का नाम। इसमें से 4-5 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट और VVI है, इसको देख लेना है जिससे सीटेट बार क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो नंबर 1 है दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कीमती पत्थर, सोना, मसाले और खासकर काली मिर्च के वजह से जो दक्षिण भारत था वो बहुत फेमस था उस टाइम पे। उसके बाद है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना लगा। जो काली मिर्च थी इतना रोमन में फेमस था जो इसको काले सोने के नाम से जाना जाने लगा था। उसके बाद है व्यापारी इन सामानों को समुद्री रास्तों से रोम पहुंचाते थे। जो व्यापारी थे समुद्री रास्तों से इसे रोम पहुंचाते थे।
उसके बाद है दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे व्यापार का पता चलता है। तो किससे पता चलता है कि रोमन व्यापारी यहाँ दक्षिण भारत में व्यापार करते थे। तो बहुत सारे जो थे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार होता था। उसके बाद ये टॉपिक है संगम मोवेंदार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन सीटेट जुलाई में भी पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो मोवेंदार का मतलब क्या होता है? मोवेंदार का मतलब होता है तीन मुखिया। तमिल शब्द है मोवेंदार, जो एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। और इन तीन मुखियों में कौन कौन है? चोर, चेर और पांड्य। इन तीनों को याद रखना है। उसके बाद इसमें बताया गया है 2300 साल पहले दक्षिण भारत में ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर, पांड्य, ये जो संगम मोवेंदार थे 2300 साल पहले दक्षिण भारत में ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। और जो थे सबके दो दो सत्ता केंद्र थे। जो मोवेंदार संगम मोवेंदार थे सबके दो दो सत्ता केंद्र थे। 3 मोवेंदार है, चोल, चेरी और पांडे, तो दो दो करके है तो हो गया 6, जिसमें एक तटीय हिस्से में रहता था और दूसरी अंदरूनी हिस्से में। इनके दो दो सत्ता केंद्र थे जिसमें एक तटीय हिस्से में तथा दूसरे अंदरूनी हिस्से में पाए जाते थे। इस तरह इनके 6 केंद्र थे। उसके बाद चलिए इन 6 केंद्रों में देख लेते हैं। तो इन 6 केंद्रों में जो है प्रमुख 2 केंद्र थे। 2 केंद्र में से नंबर 1 में आता है, एक चोलों का पतन या पुहार कावेरीपट्टनम में था और दूसरा है पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ये दोनों केंद्र प्रमुख हैं, इन दोनों केंद्र को याद रखना है। उसके बाद मोवेंदार जो लोग थे, मोवेंदार लोगों से नियमित कर नहीं लेते थे बल्कि उपहार की मांग करते थे। ये लोग जो थे नियमित कर नहीं लेता था किसी से भी, उसके बदले ये उपहार की कामना रखते थे कि हमें उपहार ला कर दे, अच्छी अच्छी कीमती पत्थर, कुछ उपहार। टैक्स नहीं लेते थे नियमित। ये चीज़, ये पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोवेंदार लोग टैक्स नहीं लेते थे बल्कि उपहार की मांग करते थे। उसके बाद है इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। उसके बाद जो मोवेंदारों के बाद है सातवाहन राजवंशों का प्रभाव पड़ा। सातवाहनों का प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी थे। जो सातवाहनों का प्रमुख राजा था तो वो गौतमीपुत्र था श्री सतकर्णी। तो इनके बारे में क्या है? इनके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान में दिए गए अभिलेख से पता चलता है। तो इनकी माँ जो श्री सतकर्णी की माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान में दिए गए अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है। तो उसके बाद है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से देखना है। सीटेट में बार बार इसे क्वेश्चन पूछते हैं, कथन और कारण वाले, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया, लेकिन इस तकनीकों को ये हज़ारों सालों तक छुपाए रखें। जो रेशम बनाने का जो मार्ग था, इनका आविष्कार जो था रेशम बनाने का, जो कीड़े से, कच्चे कीड़े से रेशम बनाया जाता है, तो इसका आविष्कार जो पहले था चीन ने किया था, लेकिन ये कई सालों तक इसको छुपाए रखा था, बताया नहीं था किसी को। उसके बाद चीनी यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहलाता था। जो चीनी यात्री था जिस रास्ते से व्यापार करता था उसी रास्ता को रेशम मार्ग कहा जाने लगा, यानी कि इंग्लिश में इसको सिल्क रूट कहा जाता है। उसका जो सिल्क रूट पर नियंत्रण था तो किस शासक का था? तो कुषाण का था। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासक कुषाण थे, इसको याद रखना है, स्टार पॉइंट है। उसके बाद देखना है बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया था। तो बौद्ध परिषद क्या होता है? बौद्ध परिषद होता है, इसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। जो बौद्ध परिषद था, इनका निर्माण जो है किसने करवाया है? तो इनका निर्माण करवाया है कनिष्क ने। कनिष्क ने इसका निर्माण करवाया। तो किस लिए निर्माण करवाया था? तो इनमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। उसके बाद है बौद्ध की जीवनी, बोध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। अश्वघोष जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। बोध चरित का जो रचनाकार है कवि अश्वघोष है, और उनका जो वो जो रहते थे किनके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते हैं। उसके बाद तीर्थयात्री, तीर्थयात्रियों में से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीटेट में, तो उसमें याद रखना है भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायंग काफ़ी प्रसिद्ध थे, जो 1600 साल पहले आया था। जो फायंग थे वो 1600 साल बाद आए थे यहाँ पे, क्या कहता है, तीर्थयात्री भारत में 1600 साल पहले। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है। उसका एक आए थे चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे 1400 साल पहले भारत आए थे। उसके बाद था इत्सिंग जो है 50 साल पहले भारत आया था। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सीटेट में मदद कर सकती है। जैसे मैं सीटेट का तैयारी करती थी तो पहले सीटेट के सारे बुक्स को पढ़ी, उसके बाद उसको पढ़ के ही ये सब सारे शॉर्ट नोट, मैं सीटेट का शॉर्ट नोट बनाई हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी नोट से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। क्लास की तो आज हिस्ट्री 6 क्लास की चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस चैप्टर से 2-4 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए।
तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इन सब टॉपिक से हर एक बार सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये सारे शॉर्ट नोट्स जो है मैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के निकाली हूँ, तो आप लोगों को भी हेल्प करेगी। तो देखिए पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1 को। तो टॉपिक नंबर 1 में है लोह स्तंभ। लोह स्तंभ जो है महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। महरौली दिल्ली में ये लोह स्तंभ स्थित है जो कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता को बताता है। कुशलता को बताने का मतलब है कि इस लोह स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है, तो यह है शिल्पकारों की कुशलता को बताता है। उसके बाद है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसमें स्टार मार्क लगाना है, इसको याद करना है कि इसकी जो वन लाइनर में पूछ देती है कि लोह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो 7.2 मीटर। उसके बाद वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। उसके बाद इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है तथा इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। जो है यह शिल्पकारों की कुशलता को बताता है, तो वही है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। जो हमारे शिल्पकारों की कुशलता है उसके नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। उसके बाद स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। टीला होता है स्तूप का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद देखते हैं प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? जो इस डिब्बे में रखा जाता है तो इसको धातु मंजूषा कहा जाता है। जो इन डिब्बों में थे तो बुद्ध के अनुयायियों के शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी, राख या फिर कीमती पत्थर या फिर वो जो प्रयोग में सिक्के लाते थे उसको रखा जाता था। तो इस डब्बा को कहा जाता था धातु मंजूषा। तो इस टॉपिक को भी याद रखना है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ शरीर के अवशेष रखे जाते थे उन्हें धातु मंजूषा कहा जाता था। वही बात है जहाँ डब्बा में बुद्ध के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या फिर कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे उसको धातु मंजूषा कहते थे। उसके बाद प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों के साथ ढक दिया जाता था। जो प्रारंभिक स्तूप था धातु मंजूषा के ऊपर रखा जाता था और मिट्टी का टीला होता था। बाद में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे दक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता था। इन सारे पॉइंट्स को ना याद रखना है कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि इससे कथन और कारण वाले क्वेश्चन सीटेट में पूछेंगे, तो इसको अच्छे से 2-3 बार देखना है, पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप यह आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण इस काल में हुआ था। आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण जो था इसी काल में किया गया था। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं का पूजा होता था। तो इसमें पूछेगा कि इसमें किस देवी देवताओं का पूजा होता था प्रारंभिक काल में हिंदू मंदिरों में? तो विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखना है। मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो गर्भगृह होता था, जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो पूछेगा कि देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रखी जाती थी? तो गर्भगृह में। उसके बाद है पुरोहित पूजा पाठ करते थे। उसके बाद है भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। इन सारे जो पॉइंट्स है शिखर, गर्भगृह, धातु मंजूषा, इन सारे पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है। इसी से सीटेट क्वेश्चन पूछती है। सीटेट एनसीईआरटी के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं करती है। 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ना है, बस उन्हीं से क्वेश्चन करती है। तो ये सारे पॉइंट जो है 6 क्लास की चैप्टर नंबर 7 में हिस्ट्री का दिया हुआ है, आप लोगों को पढ़ना है। बुक के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि रिवीजन करने में शॉर्ट नोट जितना साथ देती है बुक नहीं देती, क्योंकि बुक को रिवीजन करने में बहुत समय लगेगा। तो शॉर्ट नोट बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए। मैं ऐसे ही करती थी, मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी और एग्ज़ाम से जो 1 महीने पहले होते थे तो मैं शॉर्ट नोट्स बस पढ़ती थी। तो आप लोग भी उसी तरह करें, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम का एक जगह होता था, जो यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मंडप नाम का जो जगह होता था मंदिर में, वह एक सभागार होता था और यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। जैसे इस मंदिर के एग्जाम्पल है महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर, इसके एग्जाम्पल है। इसके नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकें। पुस्तकें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इंगलो नामक कवि ने की थी। जो शिल्पादिकारम है की रचना इंगलो नामक कवि ने की थी, तो इसको भी याद रखना है। उसके 2 संस्कृत महाकाव्य जो है महाभारत और रामायण, जो लंबे समय से लोकप्रिय रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है
पुराणों एवं महाभारत के लेखक जो है व्यास महोदय जी हैं। पुराण और महाभारत के जो लेखक है व्यास है। उसके संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। इन सब पॉइंट्स को याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद है लास्ट टॉपिक आर्यभट्ट महोदय। आर्यभट्ट जो थे वो जीरो का आविष्कार किए थे, जीरो का जो खोज किए थे आर्यभट्ट महोदय किए थे। ये जो थे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों थे। संस्कृत में इन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना की है। इसमें इन्होंने बताया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से दिन रात होती है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चक्कर काटती है इसी की वजह से दिन और रात होती है। किसने कहा है? तो आर्यभट्ट महोदय ने। तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है और एनसीईआरटी के बुक्स भी पढ़ने हैं जो आपको सीटेट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये मेरे सोच नोट अगर आप लोगों को मदद करेंगी, आप लोगों को मदद कर रही समझ में आ रही है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।